राजनीति संभावनाओं का विषय है। यहाँ कुछ भी असंभव है, जो वर्तमान है वही संभव है। इसे भूत बनने में देर नहीं लगती। इस बात को कई राजनेताओं के राजनीतिक जीवन ने सच साबित किया है। ये कहानी भी ऐसे ही एक राजनेता की है। साल था 2007। झारखंड में कोल ब्लॉक की नीलामी हुई और दबाकर घोटाला हुआ। यह बात जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक एविडेंस की तलाश थी, क्योंकि उस घोटाले के आरोप में किसी को अरेस्ट करना था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह खुद चीफ मिनिस्टर था। एविडेंस नहीं होने के कारण यह लोग इस काम को नहीं कर पा रहे थे। उनका यह काम उस समय आसान हो गया जब रांची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक अनजान व्यक्ति का मेल आया, लेकिन उस मेल पर किसी की भी नज़र नहीं गई और एक साल बीत गया। फिर अचानक एक दिन जब रांची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेल में मौजूद एविडेंस पर नज़र डाली तो उनके होश उड़ गए। फिर क्या था, रांची से लेकर दिल्ली तक टेलीफोन की घंटियां बजने लगी तो एक से लेकर एक बड़े नेता और डिप्लोमेट्स की सांसें फूल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्या था उस मेल में, क्योंकि उस मेल में शायद एक ऐसे बड़े राजनेता का नाम था जिसकी कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसे नेता जो कभी कोयले की खदान में काम किया करते थे, फिर एमएलए बना और फिर चीफ मिनिस्टर भी ऐसा कि घोटाले के पैसे से साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइंस खरीद डाली। लेकिन कैसे आईआईटी से पास आउट एक हैकर ने घोटाले की पोल खोल दी। नमस्ते, मेरा नाम है अमित सोलंकी। आज की कहानी है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की। मधु कोड़ा की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है 6 जनवरी 1971 को झारखंड के जिले पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर के आदिवासी बहुल इलाके पाताहातू में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम रखा मधु कोड़ा। पिता रसिका कोड़ा एक मजदूर थे जिनके पास 1 एकड़ जमीन थी। खुद मजदूरी करते ताकि बेटा पढ़ जाए, पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी करने लगे। पिता रसिक को लगा था कि पुलिस की नौकरी सबसे अच्छी नौकरी है तो जिंदगी आराम से कटेगी। सो लगे थे बेटे को पढ़ाने में। बेटा भी पढ़ने लगा, लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। ग्रेजुएशन के दिनों में ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजुस के लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गया। फिर छात्रों के हितों से लेकर मजदूरों के हितों तक की बात शुरू हो गई। पढ़ाई पीछे चली गई और सियासत हावी हो गई। पिता का सपना पूरा नहीं हो सका तो एक खान में ठेके पर मजदूरी शुरू कर दी, लेकिन वह जीवन भर मजदूर बनकर नहीं रहना चाहते थे। एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था। मन में एक नई ऊंचाई को छूने की चाहत थी। उसी दौरान मजदूरों की बात को लेकर मधु कोड़ा ने सवाल जवाब शुरू किए, जिसके बाद मजदूरों ने उन्हें अपना नेता मान लिया। इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ाव हो गया और फिर वो संघ के कार्यकर्ता बन गए। संघ का काम करने के दौरान बिहार बीजेपी के बड़े नेता रहे बाबूलाल मरांडी के संपर्क में आए। बाबूलाल मरांडी ने उन्हें बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। कोड़ा मान गए। अविभाजित जगन्नाथपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत गए। उसी साल नवंबर में बिहार से अलग होकर झारखंड को राज्य का दर्जा दिया गया। झारखंड के हिस्से में आई विधानसभा सीटों पर बीजेपी का बहुमत था। झारखंड में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। मरांडी ने अपनी सरकार में मधु कोड़ा को पंचायती राज मंत्री बना दिया। साल 2003 में जब झारखंड बीजेपी में बाबूलाल मरांडी का विरोध शुरू हुआ तो मरांडी को पद से इस्तीफा देना पड़ा। अर्जुन मुंडा झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। इसके बाद भी मधु कोड़ा अपना मंत्री पद बचाने में कामयाब रहे। साल
2005 में जब झारखंड में फिर से चुनाव होने थे तो मधु कोड़ा को बीजेपी से टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी ने मधु कोड़ा का टिकट नहीं दिया। नाराज मधु कोड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और चुनाव में जगन्नाथपुर से निर्दलीय ही पर्चा भर दिया। रिजल्ट आया तो मधु कोड़ा 10,000 वोट से वो चुनाव जीत गए। हालांकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। 2 मार्च 2005 को शिबू सोरेन के नेतृत्व वाले कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन को राज्यपाल ने सरकार बनाने के लिए बुलाया, लेकिन सदन में बहुमत साबित नहीं हो सका और सोरेन की सरकार गिर गई। एक बार फिर अर्जुन मुंडा ने दावा पेश किया। उनके पास ही विधायकों की संख्या कम थी। कोड़ा ने अपनी शर्तों पर समर्थन दिया, अपने 3 साथियों से समर्थन दिलवाया। इसके बाद सरकार बन गई और बहुमत साबित हो गया। साल 2006 सितंबर का महीना था। 2 महीने बाद झारखंड राज्य को बने हुए 6 साल होने जा रहे थे। इन 6 सालों में इस राज्य ने 4 बार मुख्यमंत्री बदलते देखे। बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और फिर अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बन चुके थे। उस वक्त झारखंड में सियासत चरम पर थी और अर्जुन मुंडा किसी तरह से सरकार चला रहे थे। उस सरकार में एक निर्दलीय विधायक भी था जो अपने 3 साथियों के साथ सरकार को बाहर से समर्थन दे रहा था। सरकार चलानी थी तो उसे खनन मंत्री का पद मिला था। मंत्री रहते उस शख्स का एक सड़क के ठेके को लेकर मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा से ही विवाद हो गया। झारखंड के कोल्हान एरिया में एक सड़क बन रही थी जो जगन्नाथपुर विधानसभा को जोड़ती थी। इस सीट से अर्जुन मुंडा विधायक बना। सड़क का नाम था हाट गवारिया रोड। सड़क बनाने वाली कंपनी से उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के अच्छे संबंध थे। इस हाट गवारिया रोड को बनाने में धांधली की बात सामने आ रही थी, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई थी। बात रखने की बात आई तो जगन्नाथपुर विधानसभा का वो विधायक भरी विधानसभा में रोने लगा। कहा कि ठेकेदार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। विधानसभा में हंगामा हुआ और कोड़ा सरकार में मंत्री रहने के बाद भी अपना भाषण खत्म करके विपक्ष की सीट पर बैठ गया। फिर आया 14 सितंबर 2006 का दिन, जब कोड़ा ने मंत्री रहने के बावजूद अपने 3 अन्य निर्दलीय साथियों के साथ सरकार से हाथ खींच लिए। नतीजा हुआ कि सरकार गिर गई। एक बार फिर से राज्य में या तो चुनाव होने थे या फिर किसी को बहुमत साबित करके मुख्यमंत्री बनना था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ऐसा नहीं चाहती थी। ऐसे में सामने आए लालू यादव। उन्होंने जिसकी वजह से सरकार गिरी थी उसी का नाम मुख्यमंत्री के लिए लालू यादव ने कांग्रेस के सामने रख दिया। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, जेऊआ माझी ग्रुप, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और अन्य 3 निर्दलीय विधायकों ने भी कोड़ा को समर्थन दे दिया। इस तरह से निर्दलीय विधायक रहते हुए भी 18 सितंबर को कोड़ा झारखंड राज्य का 5वां मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहा। उसका ये कारनामा लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। भारत में कोड़ा ऐसे तीसरे निर्दलीय विधायक हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। कोड़ा से पहले 1971 में उड़ीसा में विश्वनाथ दास और 2002 में मेघालय के फिलिंडर एडरसन कोलिंगेंग के नाम से रिकॉर्ड दर्ज हैं। मधु कोड़ा कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री थे। उस वक्त कांग्रेस नेता अजय माकन झारखंड के प्रभारी थे। उन्होंने अपनी ही समर्थन वाली सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी। अगस्त 2008 में झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया और खुद के मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया। 23 अगस्त को कोड़ा सरकार अल्पमत में आ गई, जिसके बाद 2008 में मधु कोड़ा का इस्तीफा देना पड़ गया। 23 अगस्त 2008 को सोरेन मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री चुने जाने के 6 महीने के अंदर
किसी सीट से विधायक बनना जरूरी था। उन्होंने तामर सीट से हुए उपचुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन 8 जनवरी 2009 को जो रिजल्ट आया उसमें शिबू सोरेन हार गए। इसके बाद सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में कोड़ा सिंहभूम जिले के निर्दलीय सांसद चुने गए। 8 सितंबर 2006 को जब मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने तो उस वक्त उन्होंने खनन विभाग, ऊर्जा और अन्य कई विभाग अपने पास ही रखे थे। चीफ मिनिस्टर रहते हुए मधु कोड़ा पर रजहारा नॉर्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता की एक कंपनी बनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड को गलत तरीके से अलॉट करने का आरोप लगा। कहा जाता है कि इस अलॉट में अरबों की रिश्वतखोरी और हेराफेरी हुई। इसके साथ ही इन पर आरोप लगा कि इन्होंने चीफ मिनिस्टर रहने के दौरान ही अवैध तरीके से 4000 करोड़ की संपत्ति अर्जित की। कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट की फाइल पकड़ी गई। जब कोल ब्लॉक का अलॉट किया गया तब एक दिन झारखंड माइंस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर सतपति ने माइंस अलॉटमेंट की वो सारी फाइलें अपने पास मंगवाईं जिन पर मधु कोड़ा ने सिग्नेचर किए थे। सतपति ने एक एक फाइल को गौर से देखा और उन्हें समझते देर ना लगी कि अलॉटमेंट में ज़बरदस्त खेल हुआ है। उन्होंने तुरंत उन कंपनियों को बुलाया जिन्हें सीएम मधु कोड़ा की मेहरबानी से माइंस अलॉट की गई थी। इन कंपनियों को 2 मार्च 2008 को सतपति के सामने पेश होना था, लेकिन जांच एजेंसियों के रिकॉर्ड के मुताबिक 26 फरवरी 2008 की शाम को ही सतपति को ट्रांसफर लेटर थमा दिया गया, यानी इन्हें यहाँ से चलता किया। अब इस बात की शिकायत हुई, कई इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट तक पहुँच चुकी थी। मधु कोड़ा पर करप्शन का शक तो पहले से ही था, लेकिन एविडेंस नहीं था। इस कारण ऑफिसर्स के हाथ बंधे हुए थे। वहीं कहानी में एक ट्विस्ट आता है और एक हीरो के रूप में एक हैकर की एंट्री होती है। ये हैकर आईआईटी से पास आउट था। उसने हैकिंग करके मधु कोड़ा के सभी डेटा को चुरा लिया था। हैकर ने करीब 1 साल पहले ही रांची इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसके मेल आईडी पर कुछ डॉक्यूमेंट भेजे थे। अब पहले तो डिपार्टमेंट में इसे कूड़ा समझा, लेकिन एक दिन एक कर्मचारी बेकार पड़े मेल को ओपन करके पढ़ने के बाद डिलीट कर रहा था। ऐसा करते हुए उसने उस मेल को भी खोला, उसके अंदर मौजूद डॉक्यूमेंट को भी पढ़ा तो हैरान रह गया। इस बात की खबर इसने तुरंत बड़े ऑफिसर्स को दी। अब इस जांच के लिए रांची से लेकर दिल्ली तक ऑफिसर्स के अंदर बेचैनी पड़ गई। ये ऑफिसर्स जिस घोटाले की जांच करने की सोच रहे थे, उस हैकर ने उसी घोटाले के डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिए थे। कहे तो मधु कोड़ा एंड कंपनी के सभी फर्जी डॉक्यूमेंट भी इसी हैकर ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराए थे। जांच तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन घोटाले का खुलासा तब हुआ जब विनोद सिन्हा नाम का एक शख्स चर्चा में आया, जो मधु कोड़ा का बेहद करीबी माना जाता था। मीडिया में इससे संबंधित खबरें छपनी शुरू हुई तो आयकर विभाग ने मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा और उनसे जुड़े देश भर में 167 जगहों पर छापा मारा। इस दौरान पता चला कि मधु कोड़ा ने कोयला, आयरन और खदान आवंटन के साथ ही ऊर्जा विभाग में गड़बड़ी की है। मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा से जुड़ी जांच सीबीआई तक पहुंच गई। सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कोलकाता की जिस बीनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड को रजहारा कोल ब्लॉक दिया गया है, उसमें हेराफेरी की गई है। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कोड़ा राज्य के मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और एक अन्य ने मिलकर साजिश के तहत कोल ब्लॉक बीनी आयरन को दिलवा दिया। इसके लिए सरकार और स्टील मंत्रालय से इजाज़त नहीं ली गई। तत्कालीन कोयला सचिव HC गुप्ता और झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु की सदस्यता वाली 66वीं स्क्रीनिंग कमेटी ने अपने स्तर पर ही इस ब्लॉक को आवंटित करने की सिफारिश कर दी।
इसी को आधार बनाकर तत्कालीन मधु कोड़ा सरकार ने यह कोयला खदान बिस्लू को दे दी। सीबीआई ने कहा कि साल 2007 में हुए इस कोल ब्लॉक आवंटन के बदले अरबों रुपए की रिश्वत ली गई है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में 9 लोगों को आरोपी बनाया। इनमें मधु कोड़ा, एससी गुप्ता और कंपनी के अलावा झारखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी AK बसु, 2 अन्य अफसर बसंत कुमार भट्टाचार्य, विपिन बिहारी सिंह, BISUL के डायरेक्टर वैभव तुलस्यान, कोड़ा के कथित करीबी विजय जोशी और CA नवीन कुमार तुलस्याना शामिल थे। जब इतने बड़े रकम के घोटाले की बात सामने आई तो फिर ED भी मामले में शामिल हो गया। 9 अक्टूबर 2009 को मधु कोड़ा और अन्य के खिलाफ ED ने भी केस दर्ज कर लिया। ED ने 6 नवंबर को कोड़ा के घर पर छापेमारी की और फिर 30 नवंबर को कोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया। ED ने जो केस दर्ज किया उसमें पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह, भानु प्रताप शाही, बंधु तुर्की, सुनील सिन्हा, विकास सिन्हा, संजय चौधरी और धनंजय चौधरी का नाम शामिल है। इन सभी पर पद का दुरुपयोग करने, साजिश रचने, अवैध तरीके से पैसे कमाने और हवाला के जरिए पैसे विदेश में ले जाकर कारोबार करने का आरोप लगाया। 2009 में गिरफ्तारी से पहले कोड़ा से पूछताछ हुई जिसमें उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। ED की शुरुआती जांच के मुताबिक कोड़ा ने $17 लाख की लागत से एक खदान खरीदी है। विनोद सिन्हा ने 200 करोड़ रुपए बनाए हैं। विनोद ने 17.5 करोड़ रुपए लगाकर शिवराम स्पंज आयरन कंपनी खरीदी है। उसने संजय चौधरी के साथ मिलकर विदेशों में मैसर्स कैम्पिच मैन्युफैक्चरिंग और व्यूल टेक्नो नामक कंपनी खोली है और हवाला के जरिए इन कंपनियों में पैसा लगाया है। इसके अलावा इन दोनों ने ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म से संबंधित कई कंपनियां भी बना रखी हैं। विनोद और संजय ने मिलकर भारत के अलावा इंडोनेशिया, दुबई, थाईलैंड और सिंगापुर में पैसे लगाए हैं। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह ने पत्नी, भाई और रिश्तेदारों के नाम पर 50 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदी है। एक और शख्स भानु प्रताप शाही ने भी 30 एकड़ जमीन खरीदी है। कोर्ट जल्द ही इन मामलों पर भी फैसला करने वाली है। 18 अप्रैल 2013 को करीब 40 महीने के बाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी और तब से वो बाहर थे। वहीं पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली में सीबीआई की विशेष अदालत में जस्टिस भरत पारासर की कोर्ट में चल रही थी। जस्टिस पारासर ने 13 दिसंबर 2017 को सुनवाई पूरी करने के बाद मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव HC गुप्ता, झारखंड के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अशोक कुमार बसु और एक अन्य को साजिश और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी पाया, जिसने मजदूरी करने से लेकर मजदूर संघों की सियासत की, बीजेपी में शामिल हुआ, मंत्री बना, बीजेपी छोड़ी, मुख्यमंत्री बना और अब उसे कोयला घोटाले में दोषी करार दिया गया। 16 दिसंबर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जस्टिस भरत पारासर ने मधु कोड़ा को इस घोटाले के लिए 3 साल की सजा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कोड़ा पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिव AK बसु और उस समय के केंद्रीय कोयला सचिव रहे SC गुप्ता को भी 3-3 साल की सजा दी। SC गुप्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा। इसके अलावा कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव AK बसु पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। विजय जोशी को 3 साल की कैद और 45 लाख रुपए के जुर्माने की सजा दी गई। बिस्लू कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना लगा। 2014 में जब झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए तो कोड़ा को अपने पुराने दिन याद आए और एक बार फिर वो विधानसभा चुनाव में उतर गए। ऐसे में वो कोड़ा माझगांव विधानसभा से बेतौर निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। हालांकि वो अपनी पत्नी को विधायक बनाने में कामयाब
रहे। आज़ाद भारत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ होगा जो 10, 20, 50 और 100 करोड़ नहीं बल्कि 4000 करोड़ के घोटाले में दोषी साबित हुआ हो। ऐसा मुख्यमंत्री जो निर्दलीय था लेकिन अपने सूबे पर करीब 2 साल तक राज करता रहा। बाद में उसके कैबिनेट के 50% मंत्री भी अलग अलग घोटाले में न सिर्फ फंसे बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। कुल मिलाकर एक बड़ी जीत से राजनीति का सफर शुरू करने वाले मधु कोड़ा का नाम जितनी तेजी से अर्श तक पहुंचा उतनी ही तेजी से फर्श तक आ गया। यह थी वह कहानी जिसने हमें दिखाया कि कैसे राजनीतिक अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले नेताओं से सावधान रहना जरूरी है। हमें अपने नेताओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए ताकि हमें एक ऐसे घोटाले का शिकार ना बनना पड़े। अभी इलेक्शन का टाइम है तो सोच समझकर अपने नेता को वोट दें। आप किसको वोट दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए